नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रधान साहब स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, हमारी साइंस की क्लास में आज की क्लास है हमारी विसरण, यानी कि पादपों में जल का परिवहन या गति कैसे होती है, उसके अंतर्गत ये है विसरण की क्लास, जिसमें हम पूरा विसरण के बारे में किस प्रकार से होता है, किन किन चीज़ों में विसरण होता है और उसके महत्व और उसके प्रकार के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ में। तो देखते हैं विसरण। तो विसरण की परिभाषा है किसी ठोस द्रव या गैस के अणुओं या आयनों का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले विलयन या क्षेत्र की ओर गमन करना ही विसरण कहलाता है। जैसे कि जहाँ विसरण में जैसे ठोस द्रव या गैस के अणु या आयन है, वहाँ से अलग जहाँ इकट्ठे होंगे, वहाँ से जहाँ कमी होगी वहाँ पे चले जाएंगे, धीरे धीरे फैल जाएंगे, यही विसरण है। तो इसको उदाहरण में समझते हैं अपन। सबसे पहला उदाहरण है ठोस जो पदार्थ हैं उनमें सबसे पहला उदाहरण है ये इसका ठोसों में कि एक, यानी कि जो आप एक रेत से भरे हुए डिब्बे में छेद करने पर पूरी रेत नीचे निकल जाती है। इसको ऐसे समझिए कि जैसे कि ये रेत का डिब्बा पूरा भरा हुआ है, इसमें से धीरे धीरे रेत निकल रही है। कुछ समय के बाद ये पूरी रेत निकल जाएगी नीचे। तो ये क्या था कि इसकी सांद्रता, रेत की यहाँ पे सांद्रता बहुत अधिक थी और यहाँ पे कम सांद्रता थी, तो धीरे धीरे बाहर निकल गया है। तो इसे ठोसों में ऐसे समझ सकते हैं अपन ये। और आगे देखते हैं द्रव में। तो द्रवों में क्या है कि जैसे कि आप किसी भी पानी का एक गिलास है, उसमें रंगीन द्रव्य है, जैसे कि कोई कलर से गुला हो, एक कप पानी उसको एक गिलास में डाल दिए तो पूरा उस पानी का कलर लाल हो जाएगा। इस प्रकार से किसी रंगीन विलयन को स्वच्छ या साफ पानी में डालने पर पानी का रंग रंगीन हो जाता है। ये देखिए, जैसे किसी, तो ये विलयन है रंगीन, इसको इसमें डालते हैं पानी, ये पानी से भरा हुआ पात्र है एक, और इसमें डालते हैं तो ये धीरे धीरे घुलने लगता है और एक समय ऐसा आ जाता है जो इसके बाद में ये पूरा जो ये पानी का जो गिलास भरा हुआ था ये पूरा रंगीन हो जाता है। ये द्रव में विसरण हमने पढ़ा। अब पढ़ेंगे अपन गैसों में विसरण कैसे होता है। तो गैसों में क्या होता है कि जैसे कि अपन किसी कमरे में अगरबत्ती लगाते हैं या किसी भी जगह पे अगरबत्ती या कोई व्यक्ति परफ्यूम डाल के आता है, तो उसकी खुशबू पूरे आसपास में फैल जाती है। अगरबत्ती की खुशबू या इत्र परफ्यूम की खुशबू पूरे कमरे में या आसपास फैल जाती है। तो इसको ऐसे समझते हैं कि ये देखिए सर, ये जो ये साहब हैं, ये परफ्यूम डाल रहे हैं। देखिए इनके हाथ में परफ्यूम का एक ये है, एक परफ्यूम की जो डिब्बी है वो है, और ये डाल रहे हैं। तो ये इस कुछ समय बाद ये बाहर घूम रहे हैं। तो ये देखिए, ये परफ्यूम की जो ये खुशबू है, ये चारों तरफ, इनके चारों तरफ फैल रही है, धीरे फैल गई। तो ये दूसरे भाई साहब खड़े हैं यहाँ पे ये। तो इन्होंने पूछा कि भाई कौन सी परफ्यूम लगाते हो। तो इनने कैसे पूछ लिया कि आप कौन सी परफ्यूम लगाते हैं। इनको ये जो इन्होंने परफ्यूम डाल रखी ये पूरे चारों तरफ फैल रही हो रही है, आ रहे सामने पास में खड़े हैं। तो इन्होंने पूछा कि भाई साहब कौन सी परफ्यूम डालते हो, इसलिए क्योंकि विसरण के कारण उस परफ्यूम की खुशबू चारों तरफ फैल गई वातावरण में, और इसलिए ये पूछ रहे हैं। तो ये विसरण है जो मतलब तीनों, देखिए ठोस द्रव या गैसों तीनों के अणुओं में चलते हैं ये विसरण गैस, ठोस और द्रव तीनों में चलते हैं। विसरण की यही सबसे पहली बात यही है कि ये ठोस द्रव और गैस तीनों के अणु या आयनों की अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करते हैं। ये विसरण की एक मुख्य इम्पोर्टेंट बात है। अब देखते हैं स्वतंत्र विसरण का नियम। यानी कि स्वतंत्र विसरण जैसे किसी माध्यम में दो पदार्थों को एक साथ समान मात्रा में मिलाने पर दोनों एक साथ क्रिया नहीं करने चाहिए। समान मात्रा में मिलाने पर दोनों एक साथ रासायनिक क्रिया नहीं करने चाहिए। जैसे जल में शक्कर और नमक समान मात्रा में मिलाते हैं तो रासायनिक क्रिया नहीं करते।
तो ये स्वतंत्र विसरण का नियम का पालन करते हैं। जैसे कि किन्हीं दो प्रकार के पदार्थों को अपनों ने एक या जल के एक पानी के एक गिलास में डाल दिया, अगर वो एक साथ रासायनिक क्रिया कर लेंगे कि दोनों अभिक्रिया कर लेंगे तो वो स्वतंत्र विसरण का नियम नहीं है। जबकि दो पदार्थों को डाला अपनों ने और वो आपस में क्रिया नहीं करते हैं रासायनिक क्रिया, तो वो स्वतंत्र विसरण का नियम कहलाता है। और स्वतंत्र विसरण के नियम के कारण ही जो ये पेड़ पौधे और ये श्वसन करते हैं। तो इसके आगे देखते हैं ये मतलब पादपों में विसरण का महत्व, यानी कि पौधों में विसरण का महत्व। तो पौधों में विसरण, तो पादपों में प्रकाश संश्लेषण के समय CO2 तथा O2 का आदान प्रदान होता है। यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेते हैं पौधे, वो ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को वातावरण में छोड़ते हैं। तो ये जो क्रिया होती है आदान प्रदान CO2 और O2 का आदान प्रदान होता है, ये विसरण के कारण ही होता है। और अगला पॉइंट देखते हैं, ये श्वसन के समय ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान, जैसे पौधों में श्वसन होती है तो उस समय पे पौधे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं वातावरण में। तो ये क्रिया भी विसरण के कारण ही संभव है, क्योंकि विसरण के कारण ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को बाहर छोड़ देते हैं। उसी प्रकार से तीसरा पॉइंट है कि भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण, जैसे पौधों में भोज्य पदार्थ बनते हैं, फल बनते हैं तो उनका भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण भी विसरण के द्वारा ही होता है। क्योंकि जहाँ कम सांद्रता अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ चले जाते रहते हैं जो भोज्य पदार्थ हैं, उनके कण या अणु जो कम सांद्रता की तरफ जाते हैं अधिक सांद्रता से, तो उसमें भी ये क्रिया इसी विसरण के कारण ही संभव है। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए। और कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।